प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कक्षा 6 के विज्ञान विषय में। तो आज हम अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 1 का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। यानी कि हम इस अध्याय में विज्ञान से जुड़े हुए पहलू के बारे में जानेंगे। आखिरकार ये विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? इसका मतलब यह है, जब आप छोटे छोटे थे, आप 5वीं पढ़ रहे थे, 4थी पढ़ रहे थे, तो आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहे होंगे, है ना, कि पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं, हम क्यों बड़े होते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। तो हम कुछ चीज़ों का आंसर हमने पाया और कुछ चीज़ों का अभी तक हमने आंसर नहीं पाया। हालांकि सभी के जवाब उपस्थित हैं। तो हम धीरे धीरे अब जैसे जैसे आगे कक्षा में बढ़ते जाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर रहते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। तो हम विज्ञान से इस पूरे विश्व को जानेंगे, हर एक जीव जंतु को जानेंगे, पेड़ पौधों को जानेंगे, मनुष्यों के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो विज्ञान क्या है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो इधर क्वेश्चन भी दिया गया है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान किसी भी चीज़ को देखने, हम जो भी चीज़ देख रहे हैं अपने आसपास, है ना, पानी से लेकर हवा, वायु भले ही आप देख नहीं पाते लेकिन महसूस तो कर पाते हैं ना, लाइट, पंखा। और सोचने कि अब हम सोचे कि अरे जो पंखा होता है कैसे चलता है, ये क्यों चलता है, इसको बनाया किसने है, कैसे बनाया होगा। और समझने, फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे वाले कक्षा में पढ़ेंगे, सब चीज़ जानते जाएंगे। और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। तो विज्ञान क्या है? सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये सब क्या है? प्रकृति को जानना ही क्या है? विज्ञान है। प्रकृति के रहस्य को जानना क्या है? विज्ञान है। विज्ञान के जरिए हम इस संसार को अच्छे से समझ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को समझ सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है? यह एक रोचात्मक साहित्यिक कार्य है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रश्न पूछना। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक के शीर्षक भी आया गया है। तो देखो, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। तो जो बच्चा जिज्ञासु है ना, उसको हर चीज़ को जानने का बहुत उत्सुक रहता है। जैसे उसके मन में हो सकता है कि वर्षा कैसी होती है, पानी, बादल कैसे बनता है, हाँ, बादल कैसे बनता है। इन सब चीज़ों के प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहेंगे। और फिर या तो अपने टीचर से पूछेगा या फिर खुद भी पढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि विज्ञान में सब उत्तर दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रकृति है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह जीव जंतु होंगे, है ना, बहुत सारे। तो और देखते हैं। तो विज्ञान जान क्या है? जानने की पूरी इच्छा। सब
अब है अध्ययन चाहे रेत के छोटे कण का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित्य नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं, यानी आश्चर्यचकित हुए हैं कि अरे भाई फूल कैसे खिलता है? तो कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है ना? आखिर फूल को कैसे पता चलता होगा कब खिलना है? तो ये सब चीज़ें को उत्तर कौन देगा? विज्ञान देगा। विज्ञान की यह किताब देगी। आने वाले कक्षा में जो विषय विज्ञान होगा वो देंगे, है ना? तो ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाली अनेक रहस्यों के लिए कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ। विज्ञान के बिना हम आज की दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। जो आज आप मोबाइल में देख रहे हो ये किसकी बदौलत है? विज्ञान की बदौलत है। हालांकि देखो, विज्ञान कोई आदमी नहीं है, यह पूरा समूह होता है जो पढ़े लिखे लोग अपना दिमाग लगा करके सही चीज़ों का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करके, टेक्निक का उपयोग करके हर चीज़ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ये मोबाइल कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी से आया है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी से, है ना? साइंस से आया, गणित से आया, किताबों से आया, पढ़ने लिखने से आया है। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। तो महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों से हुई है। तो विभिन्न प्रकार की खोजें कहाँ से हुई हैं? यही हमारे आसपास से, प्रकृति से हुई हैं। हमने प्रकृति को जाना, समझा, तो उसके अनुसार हमने अपने आप को ढाला, फिर विभिन्न प्रकार के नियम दिए, जो वैज्ञानिक थे विभिन्न प्रकार के नियम दिए प्रकृति के अनुसार, और उन्हीं नियमों को पालन करके हम विभिन्न प्रकार के तरीकों के इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं। ये तारे देखो, ये बहुत सारे तारे होते हैं। ये आसमान में तारे दिखाते थे ना, करोड़ों अरबों तारे होते हैं आसमान में जो चमकते रहते हैं। ये मछली है पानी में, है ना? मछली, पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे, एल्गी यानी काई, शैवाल, फफूंद, पेड़ पानी के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे पौधे, है ना? सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे जीव। फिर है विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा है। क्या है? विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब कि जानने की इच्छा वाली पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता चलता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोज सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो हम यहाँ थे। कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूर स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। तो देखो, विज्ञान ही ऐसा क्या है जो हमें हर चीज़ जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, हर चीज़ नए खोज, नए आविष्कार। देखो, आज से बहुत साल पहले, 300-400 साल पहले कंप्यूटर्स नहीं थे ना, मोबाइल्स नहीं था। तो धीरे धीरे इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने मिल करके साथ काम किया, अब विभिन्न प्रकार के तरीके बनाए, है ना? पहले हॉस्पिटल नहीं थे, चिकित्सालय थे जिसमें वैद्य लोग
लोगों का इलाज करते थे। अब धीरे धीरे वही विकसित होकर क्या बन गए, अस्पताल बन गए कि अब कोई भी बीमार होगा तो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उधर वैक्सीन लगाई जाएगी, गोलियाँ दी जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी, उनका इलाज किया जाएगा। अब पहले क्या था, पहले भी अच्छा था। पहले क्या था कि औषधियों का उपयोग करके, पेड़ पौधों के रसों का उपयोग करके अगर घाव वाव लग गया तो उसको भर देते थे पहले के लोग, है ना। अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि अगर कुछ लग जाता है, कट फट जाता है तो घाव भरने के लिए और ये पेड़ पौधों को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लोग जानते हैं तो, है ना। और आप ये मोबाइल वोबाइल पहले नहीं थी, धीरे धीरे देखो कितना टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी बन गई, विकसित हुई, विज्ञान विकसित हुआ धीरे 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 धीरे। तो हमने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र ले लिया। हम क्या जानते थे, मतलब हमारे पूर्वज ये नहीं जानते थे कि आसमान में क्या है, बस यहाँ से देखते थे तो बोल रहे थे हाँ तारे दिखाई देते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन आज हम सोचो विज्ञान के दम पर कहाँ पहुँच जा रहे हैं, चंद्रमा में पहुँच जा रहे हैं। मून यानी कि चंद्रमा मून एक ही है, वो मंगल ग्रह में पहुँच जा पा रहे हैं, सोचो विज्ञान के दम पर, है ना। तो नए नए खोजें बहुत सारी होती रहती हैं। तो अब देखें, आगे बढ़ेंगे। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, यानी कि बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोजें करेंगे तो क्या होगा। तो अब आप ही सोच कर देखिए, जब हम नए नए चीज़ों का आविष्कार करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए ही बेहतर होगा, है ना। हम अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। सोचो जब गाड़ी वाड़ी ट्रेन व्रेन नहीं था तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने साइकिल वाइकल बनाए ना ताकि हम पहले पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ी से जाते थे तो बहुत टाइम लग जाता था एक सेकंड तो बहुत टाइम लग जाता था। धीरे धीरे साइकिल बनाए इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने, यही साइंस पढ़ करके और दुनिया को समझ करके, है ना, प्रकृति के बारे में पूरा जान करके, है ना। धीरे धीरे एरोप्लेन बनाए। सोचो एरोप्लेन बनाया गया, ऊपर उड़ने, आसमान में हम उड़ सकते हैं, है ना। किसके दम पर, विज्ञान के दम पर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी जिस ग्रह में हम रहते हैं, जो हम किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी में, हाँ। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, यानी कि जहाँ जीवित लोग रहते हैं। हम लोग जिंदा है ना, गाय बैल, हम इंसान, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जीव हैं, सजीव हैं। तो ये सब सजीव कहाँ पाए जाते हैं, अभी तक खोजा गया ग्रह तो पृथ्वी ही है। अभी हम नहीं जानते कि और किसी ग्रह में लोग रहते कि नहीं रहते, किसी दूसरे क्षेत्र में रहते कि नहीं रहते। केवल अभी पृथ्वी ही ऐसा जगह है जहाँ जीव जंतु पाए गए हैं, है ना। हम लोग हैं ना, हाँ। तो पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पर्यावरण मतलब होता है हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पानी, ये सब क्या है, पर्यावरण तो है। तो पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता है। विविधता मतलब होता है विभिन्नता, मतलब बहुत सारे जीव हैं, करोड़ों प्रकार के जीव हैं, है ना। बहुत सारे चींटी से लेकर के मक्खी वक्खी, है ना, की छोटे छोटे कीड़े, बड़े बड़े हाथी, बहुत सारी पक्षियाँ, तो कितनी विविधता है। तो देखो और आगे बढ़ते हैं। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली यानी इल्ली यानी कि कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है तथा मतलब देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। तो इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है,
तो हम इन सबको जानेंगे। ये जो छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है ना, ये कीड़ा दिखाई दे रहा है ना, रुको इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक ना। तो ये आपको जो कीड़ा दिखाई दे रहा है, ये धीरे 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 जब बड़ा हो जाएगा तो किसका रूप ले लेगा? तितली का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? यही तितली का रूप ले लेगा। अब फिर आपने जैसे चना का देखा है बीज, चना का वो चना देखा है ना, या फिर गेहूँ देखा है ना, गेहूँ के दाने देखे हो ना। फिर इसको जब आप मिट्टी में लगा देते हो और पानी की सिंचाई करते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना बड़ा। तो आखिरकार कैसे होता है ये? जैसे ये गाय बड़ी है, ठीक ना, धीरे धीरे जब ये बड़ी हो जाएगी तो बछड़ा देगी जन्म, है ना। तो ये बछड़ा पैदा हो गया, है ना। जब ये भी बड़ा हो जाएगा तो एक समय के बाद अगर ये गाय होगी तो इससे भी क्या निकलेगा? छोटा बछड़ा निकलेगा या फिर बछिया निकलेगी, है ना। तो हम लोग भी तो हम अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए हैं। फिर जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, अगर हमारी शादी हो गई तो धीरे धीरे हमारे बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो ये सब प्रक्रम चलता रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानना क्या है? विज्ञान है। विज्ञान में ही हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो देखो विज्ञान कितना अच्छा सब्जेक्ट है। देखो सब सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन विज्ञान भी हमें बहुत चीज़ सिखाता है ना। तो वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम अपने शरीर को मेंटेन कैसे कर पाते हैं? जब हम भोजन करते हैं। तो विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं? हम इसे कैसे पता करेंगे? तो देखो भारत अपना इतना बड़ा देश है ना। अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों का खान पान अलग अलग है ना, उनके वातावरण के अनुसार। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? जब वर्षा होती है तो आपने वर्षा के मौसम में या पानी में घूमते हो, मज़ा आ जाता है ना। तो क्या आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है ना। देखो अभी इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आते होंगे, तो हम किससे जानेंगे? विज्ञान से जानेंगे। जब किताब को पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो हमें भोजन की आवश्यकता काहे होती है? ताकि हम अपने शरीर का मेंटेन बना पाएँ। पहले हम छोटे छोटे थे, इतने छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे। फिर धीरे धीरे हमने पोषण ग्रहण किया, यानी भोजन किए। तो भोजन किए तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिली। धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो गया? विकसित हो गया। धीरे धीरे हम बड़े होते गए। अभी आप इतने बड़े हो, इसी तरह धीरे धीरे और बड़े हो जाओगे, है ना। तो चलिए अभी और आगे देखते हैं। तो क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है ना। बर्फ आपने देखा होगा ना। तो बर्फ क्या है? पानी ही तो है। जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? तो जब गर्मी का मौसम रहता है तो ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना। और अगर ठंडी का मौसम हो तो नहाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी हो तो मज़ा आ जाता है ना। तो हम गर्म और ठंडे कैसे समझते हैं? हालांकि इन सब के जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इन सब को अच्छी डिटेल से बताऊंगा, ठीक ना। अभी तो अपन किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर इधर हम क्वेश्चन आंसर सब करेंगे। ये वाले जैसे ठंडा गर्म क्यों लगता है, ये सब अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चाहे वह जल हो या जोर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। मतलब कोई वस्तु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, यह भी जानना बहुत ज़्यादा
जरूरी है। तो हम किससे जान सकते हैं? विज्ञान से जान सकते हैं। विज्ञान वह उत्तर देगा हमें, देगा कि ना देगा? देगा। ये देखो पानी वानी गिर रहा है ना, देखो जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना तब हम डिटेल से सब चीज़ समझेंगे। अभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना। देखो फिर भी समझ लो थोड़ा सा। देखो ये नदी है, ठीक ना, ये नदी में पानी भरा है, ये पानी भरा है, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से जब गर्मी आएगी, लाइट आएगी तो गर्म होगा ना होगा, ये क्षेत्र पूरा गर्म हो जाएगा ना हो जाएगा। ये जब पूरा क्षेत्र गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे भाप बनेगा तो उड़ेगा, धीरे धीरे भाप बन के क्या होगा? उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, और यही उड़ के ऊपर जाएगा, किसका निर्माण कर लेगा? बादल का निर्माण कर लेगा। असल में बादल में नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं। जब यह बहुत ऊपर चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पानी ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ के टुकड़े बन जाएंगे। और फिर जब बर्फ़ के टुकड़े भी बन जाते हैं। और फिर जब इसका भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब बहुत सारे बादल आ जाएंगे इकट्ठा, जब बहुत सारे बादल इकट्ठा आ जाएंगे तो जब वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे गिरने लगेगा पानी। ये धीरे धीरे पानी गिरने लगा, पानी इस तरह गिरने लगेगा तो वही क्या होती है? वर्षा होती है। तो इसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत जान गए हो कि पानी कैसे गिरता है ना। बादल बनता कैसे है? पानी के वाष्पीकरण से। ये पानी ऊपर उड़ के जाता है गर्मी के मौसम में, या फिर अभी भी पानी ऊपर चला जाता है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी हमेशा चलती रहती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आगे भी। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किसकी बनी हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों की बनी है? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? आंसर है हाँ, ये बहुत से पदार्थों के मिलकर बनी है। पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ दुनिया में आप जो भी देख रहे हो वो सब क्या है? पदार्थ है। ये पेन, पेंसिल, रबड़, डस्टर, चौक का टुकड़ा, ये रेत के कण, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ है। केवल लाइट को छोड़कर, यानी जो सूर्य का प्रकाश की किरणें होती हैं, उजाला जो होता है ना, वो बस पदार्थ नहीं है, बाकी सब चीज़ें पदार्थ है। दुनिया में जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो वो सब क्या है? पदार्थ है। हाँ, तो ये सभी क्या हैं? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये सब किससे बनी है? पदार्थों से बनी है ना। तो हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? तो जैसे पृथक करना मतलब होता है अलग करना। मान के चलो बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं ऐसे ही छठवीं की, तो आप कैसे पृथक करोगे, कैसे अलग अलग रखोगे? तो आप सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एकदम अलग, जिस लाइन में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक होगी उसको अलग लाइन में रख लोगे, मतलब अपने ज़रूरत के अनुसार। हिंदी की अलग लाइन में रख लोगे, ताकि कभी भी आपको उपयोग की ज़रूरत हो तो आप बिना घबराए, बिना ज़्यादा परेशानी के आप जल्दी से जाएंगे और देख लेंगे अरे यहाँ पास विज्ञान है, लो विज्ञान की वस्तु मतलब किताब लेकर और सभी छात्रों को बांट देंगे। तो इसी तरह विभिन्न प्रकार की जो पृथक्करण किया जाता है, जब पृथक्करण पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। और देखो इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में भी, यानी आकाश आसमान में भी चमकने वाली लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम केवल पृथ्वी के बारे में जानेंगे? नहीं, हम जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए हमारे दिल में इच्छा पड़ेगी, है ना। तो सब चीज़ का प्रश्न पूछेंगे अपने बड़ों से या फिर टीचर से, या फिर हम खुद से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो
चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। हाँ, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा और संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न पैदा भी करेगा, है ना। जब आप धीरे धीरे इस प्रश्न विज्ञान को पढ़ते जाएंगे तो आपके मन में कई सारे विचार आएंगे, कई सारे उत्तर आएंगे, आप कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, या तो हम अपने टीचरों से पूछेंगे या फिर हम किताब को पढ़कर जानेंगे, है ना। आजकल तो मोबाइल है, तो जैसे कोई चीज़ आपको जानना है, जैसे पानी कैसे बरसता है, पानी कैसे गिरता है, तो आप सर्च करोगे कि पानी कैसे गिरता है तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, है ना। हालांकि आपको मोबाइल का यूज कम करना है तो आप अपने टीचरों से पूछ सकते हो, है ना। तो कितना बेहतर होगा। तो चाहे आपने ध्यान ना दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहेंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे। शायद आप अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। क्या यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई हो, है ना। जैसे लिखते लिखते पेन अगर नहीं चल रही तो आप क्या लगाओगे, देखोगे खोल करके, अरे स्याही तो ख़त्म नहीं हो गई। अगर स्याही भरी होगी तो आप छर्रा वर्रा देखोगे कि अगर छर्रा तो नहीं गिर गया। अगर वो भी हो तो आप देखोगे कहीं गैपिंग तो नहीं है, हवा तो नहीं भरी हुई है। तो इस बहुत सारे प्रश्न को उत्तर देखोगे, फिर ऐसा झिड़क के, मतलब चिट्टा मार करके या फिर थोड़ा सा फूंक करके फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, अगर स्याही भरी है तो और आगे बढ़ते हैं। आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखेंगे कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे। आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे कि नहीं। बिल्कुल करेंगे, है ना। आप छर्रा के जो होता है आगे वाला भाग, तो उसको थोड़ा सा निकाल करके दांत से और फिर देखेंगे कि स्याही सूख गई कि नहीं। फूंक कर देखेंगे कि स्याही गिर रही तो नहीं सूखी, नहीं तो सूख जाती है कभी कभी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। यानी कि विज्ञान क्या कहता है, आप क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखो, है ना। यही विज्ञान कहता है, और सही तरीके का उपयोग करो। अब आगे बढ़ते हैं तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया। तो देखो, ये तो आप खुद से सोचेंगे, नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे बाद में जब क्लासेस आगे होंगी, ठीक ना। या फिर आप अपने टीचर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि देखो इधर हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि आमने सामने हम लोग नहीं हैं। आमने सामने जब टीचर रहते तो वो अच्छे समझा पाते हैं, तो इसीलिए स्कूल जाया करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है, बल्कि विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है।
वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो आइए नीचे देखते हैं। तो देखो, हम किन चरणों का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के तरीकों को जान सकते हैं, है ना? तो पहला चरण क्या बोलता है? सबसे पहले हमें जो रुचिकर लगता है, यानी जो हमें अच्छा लगता है या जिसे हम समझ नहीं सकते हैं या फिर जिसे हम समझ नहीं पाते कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, तो हम उनका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करेंगे मतलब कि हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। फिर यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। जैसे हो सकता है, जैसे आम से मतलब आम के पेड़ से आम का फल गिरा, तो किसी के मन में आ सकता है कि अरे भाई, आम का फल नीचे कैसे आ गया, अपने आप नीचे कैसे आ गया? अगर गेंद ऊपर आप फेंकते हैं जोर से, तो अपने आप नीचे कैसे आ गया? अपने आप कैसे नीचे आ गया? आखिर क्या कारण होगा कि नीचे आ गया वो गेंद? तो इन सभी प्रश्नों को पहले सबसे पहले तो प्रश्न सोचना है। हमें प्रश्न करते रहना पड़ेगा अपने आप से। फिर इसका उत्तर अपने टीचरों से लेना है। अगर नहीं मिले तो मतलब मिल जाएगा, क्योंकि टीचर सब बता देते हैं धीरे धीरे अच्छे से। फिर और अच्छे से जानने के लिए हम किताब की हेल्प लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। जैसे आप सोच सकते हैं कि पानी मतलब दूध जो है वो उबलने कैसे लगा, तो आप फिर अनुमान लगाएंगे कि नहीं भाई, हमने दूध को उबालने के लिए क्या आग जलाई है, यानी कि गर्मी दी है, हीट दी है, तो जिसके कारण गर्मी पा करके दूध क्या होने लगा, उबलने लगा। तो इसी तरह आप अंदाज़ लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी नहीं बनेगा तो टीचर से पूछेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर रिजल्ट क्या मिला हमें। यह देखने के लिए करते हैं, मतलब जो परिणाम हम रिजल्ट क्यों देखते हैं, क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। हम जो भी प्रश्न पूछते हैं, जो भी सवाल करते हैं कि आखिरकार यह कैसे होता है, दिन रात क्यों होता है, जब आप इस तरह के क्वेश्चन सोचेंगे तो फिर अपने टीचरों से पूछेंगे। फिर टीचर बताएंगे कि अच्छा, दिन रात पृथ्वी हमारा गोल गोल सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति करती है और घूर्णन गति करती है, इसीलिए तो दिन रात होते हैं। तो आप अच्छे से भी जान सकते हो टीचर से पूछ करके। अभी इधर पृथ्वी का बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं। तो अब वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग ही सब चीज़ें बना रहे हैं, है ना। आपका पेन ओन कौन बनाते हैं? इंजीनियर वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। ये मोबाइल कौन बनाया है? इंजीनियर लोग बनाए हैं। किताबें के पढ़ने कौन बनाए हैं? पढ़े लिखे लोग बनाए हैं। धीरे धीरे विकसित होते गए हैं, है ना। ये इंजेक्शन वायरस का टीका, ये सब कौन बनाए हैं? वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। तो आखिर वैज्ञानिक लोग होते कौन हैं? तो देखते हैं वैज्ञानिक कौन होते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें और अच्छे से पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? देखो, वैज्ञानिक एकदम डीप रिसर्च करते हैं, है ना। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन वैज्ञानिक लोग, उनको आइडिया है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का, क्योंकि उन्होंने विज्ञान विषय में बहुत पढ़ा है, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली है। तो हमसे अच्छा कौन कर पाएंगे? वैज्ञानिक लोग कर पाएंगे। तो हम भी, हमारे जैसे बच्चे, मतलब आपके जैसे बच्चे या फिर हमारे जैसे व्यक्ति भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन कब? जब हम विज्ञान को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आखिरकार ये कैसे होता है। तो आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं बच्चों। आप में से कोई वैज्ञानिक बन सकता है धीरे धीरे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? देखो, जो नॉर्मल जो खाना वाना बनाने वाले हैं वो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अलग ही ढंग से सोचेंगे क्योंकि उनको उत्तर इसका पता है। और देखो, साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। देखो, जो टायर से हवा दिख रहा है वो अभी तो देख रहा है कि पंचर हो गई कि क्या हो गई है, कैसे निकल गई हवा, तो हवा कहाँ से बाहर निकल रही है वो सब देखते हैं ना। या कोई विद्युत ठीक करने वाला यानी कि बिजली मिस्त्री वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा, मतलब लाइट क्यों नहीं जल रही है, कहीं से तार तो नहीं छूट गया है, कहीं तार कट तो नहीं गई है, क्या कोई समस्या बल्ब में है, क्या बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया है। तो ये इस तरह के प्रश्न सोचेगा कि नहीं सोचेगा, वो लाइट बनाने वाला मिस्त्री सोचेगा ना। हाँ, तो वो भी तो प्रश्न कर रहा है, वो भी उत्तर ढूंढने का अब प्रयास करेगा। या स्विच में कोई खराबी तो नहीं आ गई है। जब हम प्रश्न पूछते हैं और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। तो बच्चों, हम भी वैज्ञानिक जैसे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं थोड़ा बहुत, कि ये हवा टायर पंचर कैसे हो गई होगी, हवा कहाँ से निकल रही होगी। फिर ये जो मिस्त्री दिख रहे हो आप, पंचर बनाने वाले जो दिख रहे हो आप, जो बना रहे हैं भैया या फिर सर, है ना, चाचा जी जो बना रहे हैं पंचर, तो वो आखिर देखो ना पानी के उपयोग करके कैसे देख रहे हैं कि हवा कहाँ से निकल जा रही है। तो ये भी तो आखिर सोच करके और तर्क करके आखिर विज्ञान के ये भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा नहीं, अब थोड़ा सा और बचा है। देखो, ये बस इतना बचा है, जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ।